So hello friends, so this is the lecture number 13 of ray optics and optical instruments। तो यार आज के लेक्चर का टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मतलब कि यार लेंस को बनाने का फॉर्मूला। तो देखो अभी जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे और जो फॉर्मूला आएगा ना, तो यार उसी फॉर्मूला का यूज करके लेंस को बनाया जाता है, इसलिए उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात को समझना, जैसे कि तुमने सुना होगा जैसे कि जो लोग चश्मा लगाते हैं, यहां पर मैं कौन सा चश्मा का बात कर रहा हूं यार, फैशन वाला चश्मा नहीं, जो स्टाइल मारते हैं वो वाला चश्मा नहीं, जिनकी आंखों में कुछ दिक्कत होता है, जिनको देखने में परेशानी होता है, वो जो चश्मा वो लगाते हैं, यहां पर मैं उन चश्मों का बात कर रहा हूं। तो तुमने अक्सर लोगों से कहा हुआ तुमने सुना होगा कि यार इस चश्मे का जो पावर है ना वो कम है, इस चश्मे का जो पावर है वो ज्यादा है, या इस चश्मे का पावर इतना है या इसका कुछ है, इस तरीके से मतलब कि तुम ये पावर वर्ड तुमने सुना होगा। ठीक है। और अगर नहीं सुने हो तो सुन लो। लेकिन यहां पे एक बात को समझना कि यार चश्मा तो बहुत तरह का होता है। एक तो स्टाइल मारने वाला भी होता है जिसमें पावर नहीं होता है, और एक होता है पावर वाला चश्मा। तो भाई पावर जो होता है वो चश्मे में नहीं होता है, चश्मा में जो लेंस लगा हुआ रहता है ना, ये पावर उसका होता है। ठीक है। ये जो पावर होता है वो उसका होता है। अब देखो मैंने पहले ही यहां पे बोला कि किसी चश्मे का पावर कम होता है तो किसी चश्मे का पावर ज्यादा होता है। कहने का मतलब किसी लेंस का पावर कम होता है तो किसी लेंस का पावर ज्यादा होता है, तो किसी लेंस का पावर कुछ होता है, कुछ होता है। इसका मतलब कि जो लेंस को बनाया जाता है, अगर लेंस का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके पावर पे। मतलब कि उसके पावर के अकॉर्डिंग बनाना है ना, कि तुम डॉक्टर के पास गए अपना आंख दिखाने, डॉक्टर बोला जाओ इतने पावर का चश्मा बना लो। अब तुम इसको दोगे बनाने के लिए, तो वो जो बनाने वाला है वो इतना पावर का चश्मा बना के देगा, वो तुमको इतना पावर का चश्मा तुमको वो बना के देगा। मतलब कि लेंस को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि यार हमें कितने पावर का लेंस बनाना है, कि अगर मैं इतने पावर का बनाऊंगा तो मुझे फिर सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। तो भाई इसका मतलब कि हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, लेंस को बनाने से पहले हमें समझना होगा कि लेंस का पावर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? लेंस का पावर क्या होता है? पावर का मतलब तुम जनरली क्या समझते हो? ताकत समझते हो ना। मान लो कि अगर कोई चीज तुम्हारे तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और तुम्हें उसको रोकना है, और तुमने उसको क्या किया? तुरंत रोक दिया। वही सेम चीज आ रहा है फिर से, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त को रोकना है, और अब तुम्हारे दोस्त को उस चीज को रोकने में ना लग गया कुछ टाइम। तो यहां पे पावर किसका ज्यादा है? तुम्हारा ज्यादा है, क्योंकि तुमने उसको जल्दी रोका, तुम्हारे दोस्त ने उसको देर से रोका। तो भाई तुम्हारा जो पावर है वो तुम्हारे दोस्त से ज्यादा है। उसी तरीके से लेंस में भी पावर होता है। जैसे कि लेंस में पावर कहने का मतलब क्या है वो हम लोग अब यहां से समझेंगे। मान लो अगर ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व। ठीक है। मान लो कोई एक पैरेलल रे आ रहा है इस तरह से, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब इस लेंस ने क्या किया? इस रे को क्या किया? उसने बेंड कर दिया। इधर इसने बेंड कर दिया। देखो ऐसे रे जाएगा, यहां पे टकराएगा, पहले टकराएगा ना। अब ये डेंसर मीडियम है तो पहले इधर बेंड होगा, फिर इधर रे था तो फिर इधर। हमने ये प्रीवियस क्लास में देखा है कि जब रे ऐसे आता है डबल कॉन्वेक्स लेंस में तो वो ऐसे बेंड हो जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा। मान लो एक दूसरा रे ऐसे आया, वो भी फिर ऐसे बेंड हो गया। अब देखो यहां पर ये मत पूछना कि सर ऐसे पहले रे गया तो यहीं से बेंड क्यों नहीं हुआ। भाई वो अंदर में यहीं से बेंड होता है, लेकिन यहां पे जस्ट समझाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे 3-4 गो लाइन नहीं, बस एक लाइन 2 लाइन बना के हम लोग यहां खत्म कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन बेंड एक्चुअली में वो अंदर में यही के बाद हो जाता है, लेकिन यहां पे जस्ट समझने के लिए हम लोग आगे भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे।
एक रे ऐसे गया, इस लेंस ने क्या किया, इसको भी बेंड किया और इसी पॉइंट के थ्रू घुमा दिया इधर, इधर से ऐसे भी गया, इसको भी ऐसे घुमा दिया। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जब इस तरीके से पैरेलल रेज आते हैं और जो लेंस है अगर वो इन रेज को कन्वर्ज कर देता है और फिर सारे रेज इस पॉइंट के थ्रू पास होते हैं, तो भाई इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बस इतना ही है। मान लो यार अगर कोई एक दूसरा लेंस है और उस पर भी क्या हुआ कि सेम यही रेज जो है, सेम यही पैरेलल रेज इस पर भी गिराए गए, ठीक है। लेकिन इस लेंस ने क्या किया, ये जो रे आ रहा था इसको कम बेंड कर पाया, मतलब कि हल्का बेंड, इधर रे आया इधर बेंड कर दिया, इधर रे गया ऐसे बेंड किया। तो भाई यहां पे क्या है, इतना बेंड किया इतना, लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इतना ही बेंड किया। एक दूसरा रे गया, इसको भी बेंड किया, लेकिन क्या किया, हल्का बेंड किया। इधर से एक रे गया, इसको भी बेंड किया, हल्का बेंड किया। अब एक चीज देखो, ये जो लेंस है ये रेज को ज्यादा बेंड कर पा रहा है और इसको पहले ही रोक दिया ना। रोकने का मतलब क्या कि यहां पे कहने का मतलब कि जो फोकस है वो इसका बहुत नजदीक है और इस लेंस का फोकस यहां पर है, इसका फोकस यहां पे है, मतलब कि इसने रेज को ज्यादा बेंड किया, इसने रेज को थोड़ा ही बेंड कर पाया भाई। तो इस लेंस का जो पावर है वो ज्यादा है ना, और इस लेंस का पावर ज्यादा है तब तो इसने ज्यादा बेंड कर पाया, तब तो इसने रेज को ज्यादा कन्वर्ज कर पाया। और इसने थोड़ा सा ही मतलब कन्वर्ज किया लेकिन ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाया, ज्यादा बेंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब देखो, जो जितना ज्यादा बेंड कर सकता है उसका पावर उतना ज्यादा, जो हल्का बेंड कर सकता है उसका पावर कम। अब यहां पे एक चीज समझो, ज्यादा बेंड करने का मतलब क्या, फोकस सामने, और फोकस सामने का मतलब क्या, फोकल लेंथ कम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस लेंस का फोकल लेंथ कम है उस लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है उस लेंस का पावर कम होगा। इसलिए जो पावर होता है ना लेंस का, उसको हम डिफाइन करते हैं और यू कैन से उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग उसके फोकल लेंथ के टर्म्स में ही लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ कुछ है तो उसका पावर इतना होगा। अब देखो, जो फोकल लेंथ है वो क्या है, एक डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इसलिए जो पावर है उसका एसआई यूनिट अगर फोकल लेंथ मीटर में लिखा है तो उसमें पावर जो होगा वो तुम्हारा डायोप्टर में लिखाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। मान लो कि अगर जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारा कितना है, 1 मीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ तुम्हारा 1/2 मीटर है तो पावर हो जाएगा तुम्हारा 2 डायोप्टर। अगर यहाँ पे हाफ पुट करोगे तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 डायोप्टर। अगर 2 मीटर का फोकल लेंथ है तो हाफ हो जाएगा पावर। फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम, ठीक है। सो यू कैन से कि जो पावर होता है लेंस का वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, और यू कैन से कि वो कितना ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्वर्जिंग पावर ही होता है यार, डाइवर्जिंग पावर भी। मतलब कि अगर हम कॉन्केव लेंस का बात करें, मान लो अगर ये एक कॉन्केव लेंस है तो इसमें क्या हुआ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रे गया और इसने क्या किया, ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ऐसे रे गया इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया, एक ऐसे रे गया इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया। तो इसका जो फोकस होगा वो कहां होगा, मान लो कि यहां पर है। अगर ये ज्यादा डाइवर्ज करता, मान लो अगर जैसे कि अगर ये थोड़ा कम डाइवर्ज करता, ऐसे ऐसे डाइवर्ज करता, तो भाई फोकस कहां पे आता, यहां पे आता। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर, मतलब कि वो एक्चुअल रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, डाइवर्जिंग पावर,
ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल रेज को डाइवर्ज नहीं करता, ये एक्चुअल रेज को ही डाइवर्ज करता है, बल्कि यहां पे जो हम लोग फोकस लेते हैं, मतलब इधर हम लोग रिट्रेस करते हैं पाथ का, ये एक्चुअल पाथ नहीं होता है। ठीक है, सो यहां से हमें लगता है कि ये सारे रेज निकल रहे हैं, सो दैट इज द फोकस, और ये डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। सो कॉन्केव में क्या होता है? डाइवर्जिंग पावर। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, तो भाई ये तो रहा पावर का बात, ये रहा पावर का बात कि अगर हमें कोई लेंस बनाना है तो यार उस लेंस का पावर कितना है। तब एक बात को समझो, जैसे कि मान लो कि अगर कोई एक लेंस बनाने वाला है, मतलब कोई एक इंसान ही होगा या कोई होगा लेंस बनाने वाला है, तो यार वो लेंस को कैसे बनाता होगा? हम क्या देखते हैं कि जो लेंस होता है वो तुम्हारा ग्लास, जनरली हम लोग देखते हैं कि वो ग्लास का ही होता है। जो चश्मा हम लोग लगाते हैं, जो भी पहनते हैं लेंस, हम लोग जनरली हम लोग ग्लास का ही देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमें एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कर्व्ड सरफेस इस तरह से ले सकते हैं, एक और कर्व्ड सरफेस ले सकते हैं। मतलब कि जो कर्व्ड सरफेस है कैसा है? ऐसा ऐसा है। ठीक है, जिसको हमने यहां पे इस तरीके से रख के रिप्रेजेंट किया है कि वो ऐसा है। अगर हम इन दोनों कर्व्ड सरफेस को क्या करें, आपस में सटा दें, इसको हमने यहां पे रख दिया और इसको सटा के यहां पे रख दिया, तो अब ये दोनों क्या हो गया? आपस में पूरा पैक हो गया। कर्व्ड सरफेस है ये, सरफेस, ये जो लाइन है ना सरफेस है, यहां पे ये सिर्फ एक लाइन नहीं डिनोट कर रहा। अगर इधर से देखोगे ना तो तुमको ये ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा और ऐसा, इसको सटा दिया तो एकदम ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कि दोनों को हमने रख दिया। मान लो ऊपर में होल है, बस मटेरियल यहीं से ऊपर में इधर होल है, और अगर हम ऊपर से लिक्विड ग्लास डाल दें, जो ग्लास है उसको हमने लिक्विड फॉर्म में करके, मतलब कि फॉर्म में करके हमने उसको इसके अंदर डाल दिया। अब जब थोड़ी देर के बाद हम इन सरफेसेस को, मतलब जो ढक्कन ये सब लगा है, जो ढांचा लगा है, अगर इनको हम हटा देंगे तो ये जो लेंस है, ये जो बनेगा वो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस के ही फॉर्म में आ जाएगा ना। और ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा लेंस, क्योंकि ये पूरा अब क्या हो गया? पूरा अब एक ग्लास का मटेरियल हो गया, जिसका ये वाला सरफेस कर्व्ड है, ये वाला भी सरफेस कर्व्ड है, तो ये हमारा एक लेंस बन गया। अब यहां पे एकदम ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं कि यार जो बनाने वाला है, जो लेंस बनाने वाला है, वो यहां पे क्या क्या चीज का यूज किया? एक तो ये वाला सरफेस का कोई एक ढक्कन होगा, कर्व ढक्कन होगा, और एक ये वाला ढक्कन का यूज किया, और एक ग्लास मटेरियल वो यूज किया, ग्लास का मटेरियल यूज किया। दूसरा, उसने ढक्कन या ढांचा या बर्तन बोलो, ठीक है, जो कर्व टाइप में था उस तरह का बर्तन उसने यूज किया, मतलब कि और हम कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस उसने यूज किया। अब देखो, तो कर्व्ड सरफेस है तो उसका क्या होगा? उसका रेडियस होगा ना भाई, होगा। और जो ग्लास है वो रे को कितना बेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मतलब कि जो लेंस बनाने वाला है उसको तो कहा गया था कि भाई तुम 2 डायोप्टर का लेंस बनाओ, मान लो उसको कहा गया था कि भाई तुम 2 डायोप्टर का लेंस बनाओ, लेकिन उसने कहीं पे भी यहां पे क्या हमको 2 डायोप्टर का जैसा चीज दिख रहा है? या फिर अगर इसको हम फोकस में चेंज करेंगे, फोकल लेंथ में, तो वो ½ मीटर आएगा। क्या यहां पे कहीं भी तुमको ½ मीटर जैसा कुछ दिख रहा? नहीं, हमें सिर्फ दिख रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो मटेरियल डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या कि किसी भी लेंस का जो पावर होगा वो किन पे डिपेंड कर रहा है भाई? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे डिपेंड कर रहा है। और पावर कहने का मतलब क्या? फोकल लेंथ भी कहने का मतलब कि जो फोकल लेंथ है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए यार अब जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पार्ट पे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे वो डिपेंड करता है, कैसे फोकल लेंथ या जो पावर है यार वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, सुनाओ,
लेट डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड लेट दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, let this is the center of curvature of this surface, okay, of this surface, and let this is S1 and S2. अच्छा, अगर ये S1 है तो ये वाला हमारा C1 होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और अगर ये S2 है तो ये हमारा C2 होगा, ठीक है। सो नाउ सी हियर, अंडरस्टैंड। मान लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं पे है। हम क्या जानते हैं कि हमको मिनिमम कितना रेस चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए? मिनिमम हमको 2 रेस चाहिए। एक रे तो हम मान लेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब अलोंग। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है भाई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग निकल जाता है। एक रे मान लो ऐसे गया, कैसे गया? ऐसे गया, इस सरफेस पे आके स्ट्राइक किया। अब इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा इस इंटरफेस पर? तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए सेंटर ये है, और हम जानते हैं कि सेंटर से जब स्फेयर पे, तो सेंटर से जब स्फेयर पे हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन कैसा होता है? उस पॉइंट पर वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखो तो ये जो रे है वो तुम्हारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था, तो अब ये रे क्या होगा? बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो तो इस सरफेस के लिए इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा? तो भाई इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, तो यहां से जो लाइन ड्रॉ होगा इस पॉइंट पर, दैट विल बी द नॉर्मल टू दिस पॉइंट फॉर दिस इंटरफेस। तो अब क्या होगा? ये वाला जो रे है अब वो डेंसर से अगेन रेयरर मीडियम में निकल रहा है, तो अब ये वाला रे क्या होगा? इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मान लो वो ऐसे यहां पे आ गया। सो लेट दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अब यहां पर तुमको एक चीज तुमको भी यहां पे याद करना होगा, और ये चीज तुमको याद ये करना होगा कि यार प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू, हमने क्या पढ़ा था? या हमने पढ़ा था, याद करो, कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, कि जब एक स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय इमेज का डिस्टेंस माइनस n1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये किसके लिए था? रेयरर से जब डेंसर की तरफ रे जाता है। और हमने एक फॉर्मूला और देखा था कि जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब कि n2 के जगह पे n1 आ जाएगा, n1 के जगह पे n2 आ जाएगा, n2 के जगह पे n1, n1 के जगह पे n2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस। अब देखो तो यहां पे कितने सरफेस है भाई? एक तो ये सरफेस है, एक दूसरा सरफेस यहां पे है। मतलब कि यार यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 2 जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, यहां पे हो तो रहा है 2 जगह पे रिफ्लेक्शन, लेकिन हम कैसे चलेंगे? हम चलेंगे स्टेप वाइज। मतलब कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और लेट S1, रिफ्रैक्शन एट S1। हम लोग सबसे पहले चलेंगे S1 पे। सो नाउ सी, अब देखो तो ये क्या है? S1। इस S1 पे जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रहा है? एक तो ये इंसिडेंट रे आ रहा है, एक ये इंसिडेंट रे आ रहा है, यहां से O से आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको भी O लिख दिया, इसको भी O लिख दिया। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं X, ठीक है, इसको हमने लिख लिया X। तो इस सरफेस के लिए एक इधर से रे, एक इधर से रे, इट मींस इस सरफेस के लिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे?
हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, अब देखो तो S1 जो हो रहा है यहां पे रेयर से डेंसर की तरफ रे जा रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि N2/V। अच्छा, अब यहां पे तुम एक बात को समझना, और वो बात ये है कि इस सरफेस के लिए ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाता। ये जो इमेज बना वो तो भाई इस सरफेस के कारण हुआ ना। अगर ये सरफेस यहां पे नहीं होता तो ये वाला सरफेस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाता। अगर ये सरफेस यहां नहीं होता तो ये रे सीधे ऐसे जाता, कहीं जाके मिलता, मान लो यहां पे जाके मिलता, तो लेट इसको मान लो आई डैश, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहां पर दिखता इस सरफेस के कारण। इसलिए इस सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स आई डैश होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके N2 अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स आई डैश, और ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है, माइनस N1 अपॉन यू, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि xo है ना, xo, और ये किधर है, इधर साइड है, तो ये लिखाएगा नेगेटिव में, सो माइनस xo इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे N2 माइनस N1 अपॉन r, और इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 अपॉन एक्स आई डैश, यहां पे प्लस हो जाएगा N1 अपॉन xo इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, सॉरी यहां पे R नहीं, यहां पे जो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज XC1। ओके, अच्छा यहां पे एक चीज और समझो भाई, मैं शायद मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होगा और तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, देन एकदम कमेंट करना। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगेगा इसको समझने में तो मैं एक बार इसको फिर से डाल दूंगा, ठीक है, अगर तुमको दिक्कत होगा तो। देखो यहां पे हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया वो हमने XC1 लिया, जबकि इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये इसके सरफेस से जाएगा ना, लेकिन यहां पे हमने जो लेंस को कंसीडर किया, बात को समझना, यहां पे हमने जो लेंस को कंसीडर किया है वो हमने थिन कंसीडर किया है, दैट इट इज थिन लेंस। और थिन लेंस का कहने का मतलब कि ये दोनों सरफेस आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना क्लोज है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। अब जब वो बहुत ज्यादा क्लोज है तो हम इस पॉइंट के बदली इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने हर जगह पे एक्स से लिया। कोई भी तरह का दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और अगर यार कोई भी तरह का दिक्कत होता है टॉपिक को समझने में या कोई भी कॉन्सेप्ट को, जस्ट कमेंट। ओके, अब देखो तो यहां पे तो सिंपली वही लिखाएगा XC1। नाउ सेकेंड चीज, रिफ्रैक्शन एट S2, सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। अब यहां पे तुमको समझना है कुछ, और वो एकदम अच्छे से समझना है, कोई भी तरह का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस सरफेस पे जो रेज आ रहा था वो कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था ना, और ये दोनों रेज यहां पे जाके मिल रहा था। ये दोनों रेज, इस सरफेस को क्या लग रहा है कि ये दोनों रेज आ रहा है, कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस दोनों को जब पीछे ट्रेस किया तो यहां पे मिला ना भाई, दोनों आके मिला, तो इस सरफेस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो तो इस सरफेस पर कौन दोनों रेज इंसिडेंट है, एक तो ये वाला रेज जो जा रहा था, मींस ये वाला रेज, एक तो ये वाला रेज इस सरफेस पे इंसिडेंट है, और एक तो ये वाला जो रे है वो इस सरफेस पे इंसिडेंट है। अगर तुम इन दोनों रेज को पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे ना, करते जाओगे थक जाओगे, लेकिन ये दोनों कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगा। और जब वो कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगा तो वो कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट या इमेज नहीं बनाने वाला है। लेकिन जब इन दोनों रेज को तुम इधर की तरफ बढ़ाओगे तो इस सरफेस को क्या लग रहा है कि भाई, इस सरफेस को ये लग रहा है कि ये जो दोनों रेज है वो इसके हैं, लग रहा है ना, क्योंकि ये दोनों रेज जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इस सरफेस को लग रहा है कि ये जो है ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इस सरफेस के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या यहां पे कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसलिए इस सरफेस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक क्या है? वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझो, अगर इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो, अगर ये सरफेस यहां पे नहीं होता, अगर ये सरफेस यहां पे नहीं होता तो इस सरफेस के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो यहीं पे बनता ना, एकदम बनता। लेकिन जैसे ही ये वाला सरफेस यहां पे आ गया, ये क्या किया? यहां का इमेज को यहां पे ले आया। ये क्या किया? यहां का इमेज को यहां ले आया। तो अगर कोई किसी का इमेज को कहीं ले आता है तो वो किसका इमेज ला रहा है? इसका इमेज यहां पे ला रहा है ना, मींस इसी को यहां पे ले आ रहा है। तो इसके लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या किया? जो इमेज यहां बनता उसको यहां बना दिया, जो इमेज यहां बनता उसको यहां बना दिया। तो इसके लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर अभी भी नहीं समझे हो ना तो शायद अब समझ जाओगे। मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। ऐसे घर में देखते हो जो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है, मीन्स दीवार में ऐसे करके है। लेकिन यहां पे मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं, एक लाइन के जैसा मैं बना रहा हूं। ये एक प्लेन मिरर है। एक दूसरा प्लेन मिरर यहां पर भी है, जस्ट इसके सामने, जैसे कि सैलून में तुमको दिखता होगा कि एक आगे प्लेन मिरर होता है, एक पीछे प्लेन मिरर होता है। मान लो इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या हुआ? ऐसे एक रे निकला, एक रे ये परपेंडिकुलरली गया, नॉर्मल गया, तो ये नॉर्मली उसको क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब इधर उसको ये रिफ्लेक्ट कर दिया। एक रे ऐसे गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इधर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर हम इन दोनों रेज को इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बनाएगा। लेकिन अब देखो तो इस मिरर के लिए अब जो ये रे ऐसे गया, पहले रिफ्लेक्ट हुआ, एक रे ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये दोनों रेज आ रहा है ना, तो इस मिरर को क्या लग रहा है कि ये दोनों रेज कहां से आ रहा है? यहां से। तो ये मिरर अब इसका इमेज बनाएगा। कैसे? जो इसका में इधर आया ये इसको अगेन इधर भेज देगा, और जो ऐसे आया उसको इधर भेज देगा। तो अब ये दोनों को तुम ट्रेस करोगे पीछे, ठीक है, और जब पीछे ट्रेस करोगे तो यहां पे कहीं पे जाके मिलेगा। और ये किसका इमेज है? इसका इमेज है। ऐसा नहीं है कि ये मिरर इसका इमेज नहीं बनाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज निकलते हैं। तो एक मान लो एक इधर भी निकला तो एक इधर निकला, तो ये फिर इसका यहां पे बनाएगा। अब क्या होगा कि ये मिरर अब इसका इमेज कहीं बनाएगा, ये मिरर अब इसका इमेज कहीं बनाएगा। तो यही प्रोसेस चलते रहता है दो मिरर के बीच में। तुमने सैलून में देखा होगा कि यार तेरा मुंडी सामने दिखता है तो पीछे फिर आगे पीछे दिखते रहता है, तेरा मुंडी दिखते रहता है ना। तो वो क्यों हो रहा है यार? वो क्योंकि एक मिरर का ऑब्जेक्ट, मिरर इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है। उसी तरीके से यहां पे भी होता है कि एक का जो इमेज है वो दूसरे के लिए क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। लेकिन यहां पे कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखो अब रे जा रहा है डेंसर से रेयर की तरफ, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला करेंगे। अब डेंसर से रेयर जा रहा है तो इसके ये कौन सा इमेज बना रहा है? ये, तो इसके लिए ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है तो ये हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई भी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलो नहीं आना चाहिए तो लिखो। अब क्या लिखोगे? N1 अपॉन भी क्या है? x C1 है, माइनस N2 अपॉन यू क्या है? इधर ही है, क्या है? x I डैश है, x I डैश है, इक्वल्स टू क्या लिखोगे? N1 माइनस N2 अपॉन क्या लिखोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है? इधर है, इधर। मतलब कि x C2 और x C2 किधर है? लेफ्ट साइड, सो माइनस x C2। अब इसी को तुम अगर माइनस को ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन
XC2। कोई दिक्कत बाका? कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करो ना, जोड़ दो, उनको जोड़ दो। जब जोड़ दोगे तो तुमको एक ये टर्म दिखेगा जो कि पॉजिटिव है और तुमको एक ये टर्म दिखेगा जो कि नेगेटिव है। तो दोनों को घटा दोगे ना भाई जोड़ने के टाइम, तो बचा क्या, ये और ये। अब यहां पे भी देखोगे तो N1 यहां भी, N1 यहां भी। क्या करना चाहिए भाई, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो ना भाई, कॉमन ले लो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यहां कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1/XO प्लस यहां पे N1 कॉमन हो गया बाहर तो यहां बच गया 1/XC1। अब देखो तो यहां पे भी N2 माइनस N1, यहां पे भी N2 माइनस N1, यहां पे भी कॉमन ले लो ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहां बच गया नीचे में, तो नीचे में बचा XC1 प्लस यहां नीचे में बचा XC2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इस N1 को भेज दो उधर। जब इसको उधर भेज दोगे तो इधर लिखोगे 1/XO प्लस 1/XC1। तो क्या हो जाएगा, N2/N1। N1 को उधर भेजोगे तो N2/N1 माइनस N1/N1 विल बी 1 एंड दिस विल बी योर 1/XC1 प्लस 1/XC2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब यहां पे एक फंडा को समझना। वो फंडा ये है, हम लोग क्या बोल रहे थे, पावर का हम लोग बात कर रहे थे ना। पावर का हम लोग बात कैसे कर रहे थे, फोकल लेंथ के टर्म्स में, कि जब रेज पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो लेंस क्या कर रहा था, एक पॉइंट के थ्रू उसको पास करवा रहा था और इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे थे फोकल लेंथ। मतलब कि जो रेज ऐसे आया, अब वो सारे रेज यहां पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, जहां पे दो रेज, मान लो कोई ऑब्जेक्ट से दो रेज निकला और वो दो रेज जब दूसरी जगह पे कहीं जाके मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। तो यहां पे जो ये सारे रेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे भाई, बहुत दूर से आ रहे होंगे, ये पैरेलल आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं दूर से आ रहे होंगे, मतलब कि वो इंफिनिटी से आ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इंफिनिटी पे है, उसका रेज यहां पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जहां पे रेज आके इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे क्या बनता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो इसका मतलब कि इमेज यहां पे बन रहा है, दिस इज फोकस, दिस इज फोकल लेंथ, और इमेज यहां पे बन रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द इमेज डिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है ना, वो फोकल लेंथ के ही बराबर है। और हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है कि जिसके कारण पैरेलल रेज आ रहा है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर, हमने ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पर। तो देखो बात को समझो, अगर ये O इंफिनिटी पे होता तो ये OX क्या हो जाता, तो ये OX तुम्हारा हो जाता इंफिनिटी। और अगर ये इंफिनिटी पे होता तो जो इमेज बनता लेंस के कारण वो कहां बनता, वो बनता फोकस पे। तो फोकस पे बनता मतलब डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। तो जो इमेज का डिस्टेंस हो गया वो हो गया फोकल लेंथ, और इमेज का डिस्टेंस क्या है, xi। तो हम लोग xi क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। और जब वो लिख सकते हैं तो एकदम याद रखो, OX मतलब इंफिनिटी, XI मतलब फोकल लेंथ। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में नहीं, हम लोग दूसरा पेज लेंगे और उस दूसरे पेज में हम लोग यहां पर लिखेंगे, जैसे ये है तुम्हारा, है ना। सो वेट 1 सेकेंड, सो नाउ सी दिस इज, ये हमारा लास्ट में कंक्लूजन आया एकदम आया। तो हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, मतलब कि जो XO है दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो 1/इंफिनिटी प्लस 1/, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो रेज कन्वर्ज होने के बाद फोकस से पास होते हैं। इट मींस कि जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारा फोकल लेंथ के बराबर हो गया, और जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज XC1। तो इसका मतलब कि XC1 क्या हो गया, फोकस। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो N2/N1 को लिख सकते हैं N21, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और यहां पे 1/XC1।
अब x C1 जो है वो तुम्हारा इधर है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, एंड ये S1 है और ये C1 है, तो x C1 क्या हो गया, ये तुम्हारा R1 हो गया। तो यहां पे लिख लो 1/R1। अब देखो तो, अब यहां पे था +1/x C2। C2 किधर है, लेफ्ट साइड में, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो R2 है और ये लेफ्ट में है, तो ये माइनस में होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं -1/R2। तो 1/∞ विल गिव यू 0। सो इसको खत्म करो कहानी, इसका जो मेन फॉर्मूला हमारा आ गया वो आ गया n21 -1 और आ गया 1/R1 -1/R2। तो भाई ये जो तुम्हारा अभी जो फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो ये जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पर, और 1/f क्या होता है, पावर के ही बराबर होता है। इसलिए अगर तुमको कहा गया है कि अगर 2 डायोप्टर का पावर का लेंस का बनाना है, तो तुमको सिर्फ क्या देखना है, तुमको वो जो ढांचा है ना, एक ढांचा जो लेते हो, ढक्कन बर्तन ले रहे हो कर्व्ड सरफेस का, उनका तुमको सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, और जो मटेरियल डाल रहे हो ग्लास का, उसका तुमको बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया होना चाहिए, बाद बाकी तुम्हारा लेंस तैयार हो जाएगा। अब तुमको लेंस छोटा बनाना है तो छोटा ढक्कन होना चाहिए, बड़ा बनाना है तो बड़ा ढक्कन होना चाहिए, बात समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ है। सो दिस इज द मेन, क्या है ये तुम्हारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो रहा मेन फॉर्मूला जो हमारे आज के क्लास का टॉपिक था। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला और देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। और ये लेंस फॉर्मूला लेंस मेकिंग फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला है और इसको हम कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। जैसे कि बात को समझना, हमने क्या देखा था कि जो 1/OX था ना, था नहीं क्या था भाई, एकदम था। और 1/OX का मतलब क्या, 1/U, दैट इज माइनस, क्योंकि OX मेरा लेफ्ट साइड में था, दैट इज 1/-U। और 1/ क्या था, XC1, और XC1 क्या है, इमेज है, सो 1/V, यही था ना भाई, एकदम यही था। और ये दोनों क्या था, प्लस में था, ध्यान से देखो, ये जो दोनों क्या है, आपस में प्लस में है, प्लस कर दो तो ये दोनों को प्लस करने का मतलब ये दोनों को प्लस करना, सो 1/V - 1/U। और जो वो दोनों को जब हमने प्लस किया, जब हमने ये दोनों को प्लस किया, तो हमने यहां पे मान के चला था OX को इन्फिनिटी पे, और इसको मान के चला था हमने फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मान के चला था, तो यही चीज आया था ना, और जब यही चीज आया था तो ये चीज बाद में क्या बन गया, 1/F। सो यही चीज को ऐड करने के बाद में ये बन गया 1/F। तो ये जो फॉर्मूला निकलता है दैट इज कॉल्ड थिन लेंस फॉर्मूला। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज थिन लेंस फॉर्मूला। नाउ अब यहां पर एक चीज समझना, जैसे क्या समझना है, पेज लेने दो हमको, समझाते हैं अभी कि तुमको अभी क्या समझना है, ठीक है। समझो कि जब लेंस हमारा एयर मीडियम में था, एयर मीडियम में था, तो इसका कुछ फोकल लेंथ हुआ। अगर हम इस लेंस को मान लो पानी में डाल देते हैं कंटेनर में, और जब यहां से हम लोग पैरेलल रेज देते हैं, तो क्या इसके फोकल लेंथ में कोई भी तरह का डिफरेंस आएगा? आएगा क्या? पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखते हैं ना यार कि आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, काहे नहीं आएगा? क्योंकि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/F इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मतलब कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 का मतलब कि जहां से जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है -1
इक्वल इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो तो यहां पे मान लो एयर है, यहां पे मान लो वाटर है। तो एयर क्या है, मीडियम 1, और यहां पे मीडियम 1 क्या है, वाटर है। यहां पे मीडियम 2 तुम्हारा ग्लास है, मीडियम 2 भी ग्लास है। तो अब खुद देखो मेरे भाई, अगर N21 में अगर 1 तुम्हारा ग्लास है तो इसको हम सिंपली N2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। लेकिन जो वाटर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होता है, 1 से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर हम N2/N1 लिखे, जहां पे N1 तुम्हारा वाटर का है, ठीक है, तो अब ये N1 तुम्हारा 1 नहीं रहा, अब तुम्हारा N1 जो है वो 1 से ज्यादा हो गया। और अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर नीचे वाला 1 से ज्यादा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी जो होगा वो क्या होगा, N2 से कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे N1 1 था इसलिए N2 ही रहा, N2/1 N2 ही रहा। और जब N2-1 करोगे तो कुछ आएगा ना। लेकिन अब इस केस में, वाटर के केस में मीडियम बदल गया, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा हो गया, तो ये वाला जो वैल्यू था ओवरऑल वैल्यू N2 से कम हो गया। तो अगर N2 से कम हो गया, मान लो कि अगर कम हो गया, कुछ भी कम हो गया यार, कम हो गया, तो अब ओवरऑल यहां पे कम दिखेगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे कम का इससे, तो ऑब्वियस है कि फोकल लेंथ में कुछ चेंज आएगा, और फोकल लेंथ क्या होगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ तुम्हारा क्या होगा, फोकल लेंथ तुम्हारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि यार ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और वाटर मान लो हल्का रेयरर है इस केस में। तो अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ज्यादा बेंड हुआ, लेकिन हल्का सा रेयरर में जाएगा तो वो थोड़ा सा तो कम बेंड करेगा ना, जिस वजह से जो फोकस होगा वो दूर होगा, मतलब कि फोकल लेंथ भी क्या होगा, दूर होगा। अगर मान लो कि जो ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ है n है, अगर उसको ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n है, इसका भी n है, इसका भी n है, अब अगर कोई पैरेलल रे जाएगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। क्यों भाई, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही, एक तरह से दोनों क्या हो गया, सेम मटेरियल ही तो हो गया ना। मतलब कहने का मतलब क्या, सेम मटेरियल, कि दोनों का बेंडिंग वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो भाई जितना ये मोड़ेगा उतना ही ये मोड़ेगा। अब ये मोड़ ही नहीं रहा, ये भी मोड़ा ही नहीं, तो ये भी नहीं मोड़ेगा। इट मीन्स सीधा पास कर जाएगा। बात समझ आ रहा है, सीधा क्या हो जाएगा, ये पास कर जाएगा। सो आज के क्लास का जो मेन चीज था वो हमें समझना था लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बारे में। जो हमने देखा कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, सो हमने क्या देखा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज P is equals to 1/f, that is refractive index of 2 with respect to 1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। एक हमने ये देखा, और यहां से भी हम ये बता सकते हैं कि जो लेंस के केस में क्या होता है, जो फोकस होता है भाई वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डबल नहीं होता है। हाँ वो डबल होगा, कब होगा, जब मान लो कि जो R1 और R2 है वो दोनों क्या है ना, सेम है, R के बराबर है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारा 2 है। तो अब अगर तुम पुट करोगे ना तो क्या लिखोगे, 1/f, 2 है तो 2 - 1 1 मल्टीप्लाई विथ 1/r माइनस 1/r। अब देखो, अब यहां पे ऐसा नहीं कि दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर एक r राइट साइड में है तो एक r तुम्हारा लेफ्ट साइड में भी है, तो ये वाला r अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म। अब खत्म तो 1/f, यहां पे 1 खत्म करो, और इसको क्या लिखोगे, 1/r प्लस 1/r को 2/r, और यहां से तुम देख पा रहे हो कि जो r है वो तुम्हारा 2f के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मतलब करते हैं। सो नाउ
अब क्या, अब कुछ नहीं, खत्म हो गया क्लास, अब क्लास खत्म, अब कुछ नहीं, ठीक है, क्लास अब खत्म। बस जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि हमने पढ़ा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज n21 -1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दूसरा हमने पढ़ा थिन लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, दैट इज द थिन लेंस फॉर्मूला। तीसरा चीज हमने जाना, अरे दिख भी नहीं रहा तुमको, तीसरा चीज हमने जाना पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। पावर जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। अगर यहां पे देखो तो यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है, पावर का डेफिनेशन, दैट इज द पावर p ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका टेंजेंट बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट ए यूनिट डिस्टेंस। मतलब कि ये जो लाइट इस लेंस पर फॉल कर रहा है, इस लाइट रे का जो ये डिस्टेंस है, ये यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। और ये मतलब क्या, ये h लिखा हुआ है, तो h कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये जितना एंगल बना रहा है, बेंड करने के जितना वो बना रहा है उसका टेंजेंट, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा? h, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो h अपॉन f। और हमने ये क्या बोला कि ये जो लाइट फॉल कर रहा है उसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो अगर यहां पे 1 पुट कर दोगे तो 10 डेल्टा विल बी 1 अपॉन f। दिस इज द पावर। लेकिन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा, स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए तुम 10 डेल्टा को डेल्टा लिख सकते हो, और यही तुम्हारा क्या है? पावर है। तो यही तुम्हारा पावर है, इसलिए पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। और यहां पे एक चीज और सीख लो, दैट इज कि द पावर ऑफ ए लेंस, अगर किसी लेंस का जो पावर है अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस एंड नेगेटिव फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस, किसी भी देखो लेंस का अगर पावर, लेंस का जो पावर होता है वो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए वो नेगेटिव होता है। और तो ये समझ ही गए होगे तुम भाई कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या? कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या? कॉन्केव। ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं है कि हर केस में भाई तुम उसको कॉन्वेक्शन के घुसा दोगे, ठीक है, कहीं पे अब वो लेंस पे डिपेंड करता है कि लेंस कैसा है। तो अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो उसका पावर नेगेटिव होगा। सो आज के लिए इतना ही। हमने समझा पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड थिन लेंस फॉर्मूला। आज हमने ये 3 चीज समझा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज समझेंगे।